जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो हम लोग ये कक्षा 10th का है और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी। लेसन 1 है और पहला है जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ से पूछेगा जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है वह उत्तर में यहाँ से लिखेंगे, वह सभी प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, पाचन, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब क्या होता है, इसमें होता है मेंटेनेंस मतलब प्रबंध होता है। पोषण से भी होता है, पाचन होता है, शोषण होता है, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब क्या है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में क्या होता है, तो जीवित रहने के लिए सारी चीज आवश्यक है। तो पोषण भी आवश्यक है, पाचन भी आवश्यक है, शोषण और परिवहन, इतना उत्सर्जन, ये सारी चीज आवश्यक है। तो इसलिए जैव प्रक्रम क्या है, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं। वह सभी प्रक्रम का मतलब होता है लगातार, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी अनुरक्षण का मतलब होता है प्रबंध, मेंटेनेंस का मतलब प्रबंध होता है। प्रबंध जीवित रहने के लिए क्या होता है, प्रबंध होता है, तो जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण होना जरूरी है, पाचन होना जरूरी है, शोषण होना जरूरी है, परिवहन होना जरूरी है, उत्सर्जन होना जरूरी है। ये लाइफ प्रक्रिया के लिए, जैव प्रक्रम के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। पोषक तत्व कौन सा हुआ? विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करता है, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो पोषण से क्या होता है, जीवों में ऊर्जा प्राप्त करता है तथा उसका उपयोग करता है। और उसका क्या करता है, उपयोग करता है, विभिन्न शारीरिक कार्य के लिए करता है। विभिन्न शारीरिक कार्य के लिए क्या करना पड़ता है, ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका प्रयोग विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए करता है, उसे पोषण कहलाते हैं। तो पोषण क्या होता है, शरीर में हमारे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। तो पोषक तत्व क्या करता है, ग्रहण करता है और ऊर्जा को प्राप्त करता है। पोषण तत्व ग्रहण करता है और ऊर्जा को प्राप्त करता है तथा उसका उपयोग विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए करता है। तो ऊर्जा प्राप्त करके क्या करता है, उसके विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा कार्य करने के लिए करता है, उसे पोषण कहलाता है। तो पोषण बारे में समझ गए होंगे, पोषण किसे कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे वह पदार्थ जो हमारे शरीर के विकास में सहायक होता है। पोषक तत्व क्या होता है, वह पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए विकास में सहायता होता है, पोषक तत्व कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज इत्यादि, ये सब हमारे क्या होता है, शरीर के विकास करने के लिए सहायता करता है, उसे पोषण करता है। तो कौन सा करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज इत्यादि। जीवों में पोषण की विधियां कितने पाई जाती हैं, तो जीवों में पोषण की विधियां क्या पाई जाती है, तो उत्तर में लिखेंगे जीवों में पोषण की विधियां 2 विधियां पाई जाती हैं। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो हम लोग अब देखेंगे स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संचालित कर लेता है, यानी स्वयं संचालित है, स्वपोषण कहलाता है, मतलब स्वयं बना लेता है। तो कहने का मतलब स्वपोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है या संशोधित कर लेता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे और तथा हरे शैवाल इत्यादि, ये सब क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। परपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संशोधित ना करे, मतलब अपना भोजन वह स्वयं ना बनाता हो, ना करे, किसी अन्य पर निर्भर रहता है और किसी अन्य पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, अमीमा, जानवर, पक्षी इत्यादि, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। जो स्वयं भोजन नहीं बनाता, जो खुद से भोजन ना बनाता, संश्लेषित ना करे, यानी भोजन स्वयं ना बना, तो उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहते हैं। परपोषण
मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मृतजीवी पोषण के बारे में, परजीवी पोषण के बारे में और प्राणी संपोषण के बारे में। तो पहला क्या करेंगे? मृतजीवी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। मृतजीवी पोषण पोषण की वह सरल विधि जिसमें जीव सड़े गले पेड़ पौधे और मरे हुए जंतु से अपना भोजन तरल रूप में अवशोषित करता है, यानी सोख लेता है। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि सरल विधि जिसमें जीव सड़े गले तथा पेड़ पौधे और मरे हुए जंतु से अपना भोजन तरल रूप में अवशोषित करता है, यानी सड़े गले से मरे हुए पौधे से क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है, यानी उससे भोजन ये प्राप्त कर लेता है। उसे मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, मशरूम, बैक्टीरिया इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त कर लेता है। तो मरे हुए जीव कैसे रहा है? सड़े गले हो रहा है, पेड़ पौधे है और मरे हुए जंतु से भी भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे या सोख लेता है, उसे मृतजीवी पोषण करते। तो कौन हो गया? कवक हो गया, मशरूम हो गया, बैक्टीरिया हो गया इत्यादि। परजीवी पोषण पैरासाइट न्यूट्रिशन पोषण का वह सरल विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के बिना जान से मारे, यानी पोषण का वह सरल विधि जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के बिना जान मारे उसके शरीर में रहकर अंदर या बाहर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेला, कृत्रिम पेट के कीड़े, जू, प्लाज्मेडियम इत्यादि। ये क्या करता है? ये ऐसा विधि है, तो वो पोषण की वह सरल विधि है जिसमें जीव जो है एक जीव जो दूसरे किसी जीव के बिना जान मारे, यानी उसको मृत्यु नहीं करता, उसके शरीर में रहकर अंदर या बाहर अपना भोजन प्राप्त करता, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेला हो गया, गोल कृत्रिम हो गया, पेट के कीड़े, जू, प्लाज्मेडियम इत्यादि। ये सब कौन सा है? परजीवी पोषण हो गया। प्राणी संपोषण पोषण की वह सरल विधि जिसमें जीव मनुष्य या अन्य जंतुओं के तरह ठोस या तरल भोजन के सीधे मुंह में द्वारा ग्रहण अंदर करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमीबा, मेढक इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब है पोषण की ये सब क्या है? ये प्राणी संपोषण है। तो वो क्या करता है? पोषण की वह सरल विधि जिसमें जीव मनुष्य या अन्य जंतु की तरह ठोस या तरल भोजन के सीधे मुंह में ग्रहण करता है, अंदर कर लेता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है? सीधे मुंह के अंदर में कर लेता है, ठोस रूप में या चाहे तरल रूप में, उसे मृतजीवी पोषण। जैसे अमीबा हो गया, मेढक इत्यादि। पेशी होस्ट किसे कहते हैं? उत्तर में यहां से लिखेंगे जिस जीवित जीवों के शरीर से कोई परजीवी अपना भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, उसे पेशी कहते हैं। उदाहरण के लिए जोंक और भैंस में क्या करता है? जो भैंस के अंदर में जो जोंक रहता है उसमें होता है, तो वो क्या कहलाता है? परजीवी। भैंस पेशी है क्योंकि जोंक उसके शरीर से खून चूसकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे क्या करते हैं? उसे पेशी कहते हैं। तो पेशी में लिखना है क्या है? जिस जीवित जीवों के शरीर से कोई परजीवी, यानी जिस जीवित जीव है और उसके शरीर से कोई परजीवी अपना भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, उसे पेशी कहते हैं। उदाहरण के लिए जोंक और भैंस में, भैंस पेशी है क्योंकि जोंक उसके शरीर से खून चूसकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? पेशी कहलाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि खान पान के आधार पर जीवों को, यानी खान पान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर लिखेंगे खान पान के आधारों पर जीवों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? शाकाहारी हार्बीवोरस, वह जीव जो केवल पेड़ पौधे और घास खाते हैं। तो वह जीव जो केवल पेड़ पौधे और घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, ये सब क्या हुआ? शाकाहारी हुआ। तो खान पान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटे गए हैं? तो ये पहले खान पान पर पेड़ पौधा, उसके बाद मांसाहारी कार्निवोरस जो जीव केवल दूसरे जानवर के मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है? दूसरे जीवों का क्या करता है? मांस खाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी ओमनिवोरस, यानी ओमनिवोरस क्या हो गया? ओमनिवोरस सर्वाहारी। ओमनिवोरस वह जीव जो
पौधे और मांस दोनों खाता है, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू इत्यादि। ये सब क्या हुआ? सर्वाहारी हुआ। सर्वाहारी मतलब सब चीज, सब दोनों खाता है, मांस भी खाता है और जीव पेड़ पौधे का भी खाता है। तो इस तरीके से हम लोग पौधे में पोषण, पौधे में पोषण देखेंगे। पर तो पौधे में पोषण पहला क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जब हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल, तब क्या होता है? जब हरे पेड़ पौधे, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश, चार चीज होता है। एक हरा पेड़ पौधा हो गया, एक नंबर क्लोरोफिल, दूसरा नंबर सूर्य के प्रकाश, तीसरा नंबर की उपस्थिति में वायुमंडल से, और चौथा में क्या हुआ? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चौथा चीज हो गया। तथा मिट्टी से जल, और मिट्टी से क्या करता है? जल प्राप्त कर, जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण लिखेंगे तो किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब हरे पेड़ पौधे, जब क्या करता है? हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल, क्या करता है? हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मिट्टी से जल और खनिज के लवण लेकर अपना भोजन यानी किस रूप में भोजन को तैयार करता है? ग्लूकोज बनाता है। तथा इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश से रासायनिक समीकरण द्वारा जैसे 6CO2 12H2 और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज का ये सूत्र है C6H12O2 प्लस 6H2O और प्लस 6O2। तो ये क्या बनता है? ये भोजन बनता है और ये सारा चीज उपस्थिति होता है, तो ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है ना। अब यहां से हम लोग देखेंगे पत्तियां क्या है। पत्तियां क्या है? पेड़ पौधे की पत्तियां मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे की होती है। तो पेड़ पौधे क्या होता है? पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं। तो ये पेड़ पौधे की पत्तियां मुख्य रूप से किस रूप में होती है? हरे रंग की रूप में होती हैं, जो भोजन के लिए पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। जो ये पत्तियां है वही क्या करता है? पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। इन्हीं पत्तियों में क्लोरोफिल, इन्हीं पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है तथा अस्टोमेट रंध्र पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। क्लोरोफिल वर्णहरित क्या है? क्लोरोफिल वर्णहरित क्या है? पेड़ पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले, तो पेड़ पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल कहलाता है। तो क्या होता है? देखिए, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में पाए जाने वाले यानी पत्तियों में जो पाए जाने वाले हरे रंग का क्या होता है? हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। हरे रंग का जो होता है उसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहलाते हैं। यह पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण के रूप में होता है। ये पत्तियों के क्या होता है? यह पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण के रूप में उपस्थित रहता है। इसी क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां, इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी दिखाई पड़ती है। यानी क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या दिखाई पड़ती है? हरी दिखाई देती हैं। इसका मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। इसका जो मुख्य कार्य होता है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है, वो क्या करता है? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। जो क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होती है। और हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि कैसे ये अपना कार्य करता है। तो यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ हम लोग अभी देखेंगे ये पौधे की पत्तियों की संरचना है। यहाँ बच्चों चित्र में दर्शाया गया है कि मुख्य भाग के देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, अस्टोमक। तो ये जो पत्तियां में इसमें है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। और ये कैसा है? छोटे छोटे, इसको बहुत बड़ा करके दिया है। पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, ये पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। और यहाँ जो देख रहे हैं क्लोरोफिल वर्णहरित है, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? ये जो पत्तियां है, ये जो अंदर में दिख रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक यही है, जो छोटे छोटे बूंद के रूप में पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल ये वर्णरहित होता है, ये वर्णहरित होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण रूप में पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है ये अस्टोमक यानी रंध्र। ये अस्टोमक जो है रंध्र,
तो स्टोमक रंध्र या पत्तियों की निचली सतह में पाया जाता है और जिसमें गैस के आदान प्रदान होता है। इसी के अंदर में क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। तो ये देखिए, ये है पूरा क्लोरोप्लास्ट और इसको बड़ा करके दिखाएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, हरित लवक, और यह पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। और उसके अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है। स्टोमक, यह स्टोमक है, और स्टोमक रंध्र यह पत्तियों की निचली सतह में पाया जाता है, जिससे गैस का आदान प्रदान किया जाता है। इसी से गैस का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। 10 में प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक क्या है? उत्तर में क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाएं के अंदर पाए जाने वाले एक मुख्य कोशिकांग। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, पादप में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक मुख्य कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसके भीतर क्लोरोफिल मौजूद रहता है। इसी कोशिका के रसोई घर भी कहा जाता है। इसी कोशिका क्या कहा जाता है, रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे का भोजन बनाता है, और इसी के द्वारा क्या करता है, पौधे को भोजन बनाया जाता है। स्टोमेट रंध्र क्या है, इसके कार्यों को लिखें। तो देखिए, स्टोमेट रंध्र का चित्र यहाँ दिया हुआ है। तो पेड़ पौधे की पत्तियों की सतह यानी बाहरी सतह पर ये है सतह, बाहरी तत्व पर पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र को स्टोमेट या रंध्र कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे छिद्र है, यहाँ क्या करता है, तो इसे स्टोमेट या रंध्र कहते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य निम्नलिखित है, गैस के आदान प्रदान करना। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, गैस का आदान प्रदान करना। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण और शोषण के लिए ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का विनिमय होता है। विनिमय मतलब इधर से अलग अलग, इधर से उधर और इधर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर होता है। वाष्प उत्सर्जन। दूसरा कार्य क्या है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल का वाष्प का रूप में बाहर निकलने की क्रिया वाष्प उत्सर्जन या रंध्र के माध्यम से ही होता है। किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, रंध्र छिद्र से, इसी के माध्यम से क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वर्त रंध्र क्या है। वर्त रंध्र क्या है, तो पेड़ पौधे के तने और पुरानी शाखाओं के छालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र के बद्ध रंध्र कहते हैं। इनमें भी गैस CO2 तथा O2 ऑक्सीजन तथा CO2 के विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है। तो बद्ध रंध्र यहाँ है, छोटे छोटे कण है। इसी तरीके से क्या होता है, बंद रंध्र होता है। तो इसी छोटे छोटे बंद रंध्र छाल पर पाए जाने, इनमें से गैस का आदान प्रदान किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण घटक के बारे में लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण अब घटक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 13 नंबर में प्रकाश संश्लेषण के घटकों को लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक मुख्य घटक हैं, सामग्री निम्नलिखित है। पहला क्या है, सूर्य के प्रकाश। उसके बाद क्या है, सूर्य का प्रकाश, यहाँ से देखिए सूर्य का प्रकाश ले रहा है, और उसके बाद सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल है, पत्तियों में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वायुमंडल से ले रहा है। CO2 जो वायुमंडल से ले, और चौथा जल जो H2O जो जड़ के द्वारा मिट्टी से लिया जा रहा है। यहाँ मिट्टी से क्या ले रहा है, जड़। पहले सूर्य का प्रकाश ले रहा है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, CO2 इससे ले रहा है, H2O और इससे ले रहा है, मिट्टी से ले रहा है ना, तो इससे ले रहा है। तो ये यहाँ तक हम लोग कर लिए। हम लोग देखेंगे अमीबा में पोषण, और अमीबा में पोषण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो देखेंगे। तो प्रश्न है, अमीबा क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। तो यहाँ से पहले लिखना है अमीबा क्या है। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो एक सरल एक कोशिकीय जीव होता है। और कैसा है, यह एक प्रोटोजोआ है और जो एक सरल एक कोशिकीय जीव होता है। और ये कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। यह मीठे पानी के जलाशय जैसे, यह कैसे रहता है, यह कहाँ मिलता है आपको, यह मीठे पानी के जलाशय जैसे तालाब में मिलेगा, झील, नदी तथा पोखरा में पाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग को लिखना है यहाँ से जब हम जैसे एग्जाम में लिखेंगे, तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है। यहाँ तक दिमाग में रखिएगा, अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है जो एक सरल
जो एक सरल एकोशिकीय है और जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है और जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है, यह कहाँ रहता है? यह मीठे पानी के जलाशय में रहता है और ये मीठे पानी के जलाशय में रहता है ना। जैसे तालाब मीठा पानी आपको कहाँ मिलेगा? तालाब में मिलेगा, झील में मिलेगा, नदियां में मिलेगा तथा पोखरों में पाया जाता है। और यह कहाँ जाता है? यहाँ जैसे तालाब में और झीलों में, नदियों तथा पोखरों में पाया जाता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, यानी अमीबा का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है, यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और यह लगातार अपना आकार बदलता रहता और ये लगातार क्या कर रहता है? अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को जब भी लिखिएगा तो इस तरीके से लिखेगा। तो पहला नंबर क्या करना है? अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोआ है, ये लिखना है। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है। और दूसरा में क्या लिखना है? जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है। यह मीठे पानी के जलाशय जैसे तालाब, झील, नदी तथा पोखर में पाया जाता है। अमीबा एक आकार निश्चित होता है, यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और यह लगातार अपना आकार बदलता रहता है और यह लगातार अपना क्या रहता है? अगला आकार बदलता रहता है। इस तरीके से लिखना है। अमीबा में पोषण की क्रिया का वर्णन करें। तो अमीबा में क्या कह रहा है? अमीबा में पोषण की क्रिया को वर्णन करें। तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो यहां तक लिखना है अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया है निम्नलिखित है। पहले चरण में पूरी होती है। और ये क्या है? अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया है निम्नलिखित है, 5 चरण में पूरी होती है। 5 चरण में पूरी होती है। ठीक है, ये जो है अमीबा पोषण क्रिया का वर्णन करें। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? ये 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला, अंतर्ग्रहण करता है। जब अमीबा भोजन के पास जाता है तो वह कुटपात की मदद से भोजन को घेर के शरीर के अंदर ले जाता है। तो पहला क्या करता है वो अंतर्ग्रहण किसको? जब अमीबा भोजन के पास जाता है तो किसकी मदद लेता है? कुटपात की मदद से भोजन के अंदर के शरीर लेता है। और यहाँ क्या करता है? यहाँ भोजन के अंदर लिया गया है ना, और केंद्रक है, अमीबा है, भोजन है। तो ये पहला चरण में क्या है? ये जब अमीबा भोजन के पास जाता है तो वो कुटपात की मदद से भोजन को अंदर के शरीर के अंदर ले जाता है ना। केंद्रक है अमीबा, भोजन के कण, और ये भोजन के कण है। और जब ये पास में जाता है तो कुटपात के मदद से क्या लेता है? इसको अंदर लेते हैं। ठीक है, दूसरा चरण पाचन। एक कोशिकीय द्रव से पाचक एंजाइम भोजन रसधानी में जाकर भोजन को पचाता है। और क्या करता है? दूसरा में एक कोशिकीय द्रव से पाचक को एंजाइम भोजन रसधानी में जाकर भोजन को पचाता है। तो पाचक एंजाइम है और ये छोटे छोटे पाइप है, और भोजन रसधानी, तो यहाँ क्या लिए? एक कोशिकीय द्रव से पाचक एंजाइम भोजन रसधानी में जाकर ये भोजन को क्या करता है? पचाता है। अवशोषण, पचे हुए भोजन राजधानी से निकलकर सीधी पूरी एक कोशिकीय द्रव में मिल जाता है, अवशोषित होता था। पचे हुए भोजन एक कोशिकीय द्रव में मिल जाता है और पचे हुए भोजन क्या होता है? एक कोशिकीय द्रव में मिल जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण यहाँ करता है। स्वांगीकरण, इस पचे हुए भोजन से अमीबा ऊर्जा प्राप्त करता है और अपने शरीर को विकास करता है। और इसके क्या है? स्वांगीकरण में क्या होता है? इसे पचे हुए भोजन को क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त और अपने शरीर के विकास करता है। तो ऊर्जा को प्राप्त करता है और अपने शरीर को ये विकास करता है, यानी बढ़ाता है। ठीक है, 5वां में बाह्य क्षेपण, बचे हुए अपचित बिना पचे हुए कचरे शरीर के तत्वों के किसी भी स्थान से फाड़कर बाहर निकाल देता है। किसी भी स्थान से क्या करता है? ये बाहर निकालता है। अपचित कचरे बाहर निकाल ले गया है, किसी भी स्थान से बाहर निकाल देता है। अब हम लोग देखेंगे मानव में पोषण, यानी मानव में पोषण कैसे होता है। पाचन यानी डाइजेस्टन किसे कहते हैं, यानी पाचन किसे कहते हैं? एंजाइम की सहायता से भोजन की जटिल अणुओं को, यानी भोजन की जटिल अणुओं कॉम्प्लेक्स म्यूकुलस के सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं? तो एंजाइम की सहायता से, यानी एंजाइम की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं ना। तो रेखा चित्र द्वारा समझे। पहले मान लीजिए जो हम लोग खाते हैं तो वो क्या होता है? जटिल अणु होता है और एंजाइम मिल के क्या करता है? सरल अणु में तोड़ता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? भोजन के पचने में भाग लेने वाला, यानी भोजन के पचाने में, भोजन के जो पचाने में, जो भोजन को पचाता है, पचाने में भाग लेने वाले सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। तो क्या है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो एक सेंटेंस में हमको देना है कि भोजन के पाचन में, यानी भोजन के जो पाचन में भाग लेने वाले, यानी भाग लेने सभी अंगों को समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग को पहला क्या है, मुख गुहा, यानी मुख गुहा उसे बोलते हैं, कहाँ रहता है? माउथ में। उसके बाद दूसरा नंबर ग्रस नली में, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में और इत्यादि। तो ये सब क्या है? ये सब भोजन पाचन तंत्र है। ठीक है, भोजन पाचन तंत्र ये 5 होता है। जैसे मुख गुहा भाग लेता है, ग्रस नली भाग लेता है, अमाशय भाग लेता है, छोटी आंत लेता है और बड़ी आंत लेता है इत्यादि। ये सब ये पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक हैं जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना या बदलने की कार्य करता है। तो देखिए, एंजाइम वह जैव उत्प्रेरक है। कैसा है? जैव उत्प्रेरक है जो भोजन को है जो हम लोग खाते हैं उसको क्या करता है? जटिल अणुओं को किस में तोड़ता है? सरल अणुओं में तोड़ना, या जटिल अणुओं को किस में तोड़ता है? सरल अणुओं में तोड़ने या बदलने की कार्य करता है। जैसे टायोलीन, रेनीन या लाइपेज या पेप्सिन या इमोलाइज इत्यादि। ये सब क्या करता है? भोजन को क्या करता है? भोजन को तोड़ता है। यही सब एंजाइम होता है ना, जो भोजन को तोड़ता है, यानी जटिल अणुओं को और सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य कौन करता है? टाइलिन भी करता है, रेलिन भी करता है, लाइपेज भी करता है, पेप्सिन या इमोलाइजेज इत्यादि। ये सब क्या करता है? भोजन को सरल अणुओं में तोड़ने की कार्य करता है। ग्रंथि यानी ग्लैंड किसे कहते हैं? हमारे शरीर का वह विशेष अंग, या कोशिकाओं का समूह। हमारे शरीर का क्या होता है? विशेष अंग या कोशिकाओं का समूह जिसे एंजाइम तथा हार्मोन के स्राव होता है उसे ग्रंथि कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ग्रंथि किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर का वह विशेष अंग या कोशिकाओं का समूह जिसे एंजाइम तथा हार्मोन स्राव होता है, यानी हार्मोन क्या करता है? उसे निकलता है, उसे ग्रंथि कहते हैं। जैसे यकृत से भी क्या होता है? हार्मोन या एंजाइम स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि या अधिविक्र ग्रंथि इत्यादि। ये सब क्या होता है? इस सब से हमारा क्या करता है? शरीर के विशेष अंग से जिसे हमारा एंजाइम या हार्मोन शरीर के अंदर से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? तो ग्रंथियों मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अंतःस्राव ग्रंथि, वे अंतःस्राव ग्रंथि किसे कहते हैं? तो यहाँ देखना, वह ग्रंथियां जो नलिका वहीन होती हैं, जिसमें नलिका वहीन होती हैं जो है, और जिसमें हार्मोन निकलता है। तो नलिका वहीन होती हैं जिसमें क्या निकलता? हार्मोन निकलता, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अपने हार्मोन को सीधा रक्त में छोड़ती है, और यह ग्रंथि क्या करती है? सीधा अपने क्या करती है? रक्त को छोड़ती है। ठीक है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सब क्या है? सीधा रक्त में छोड़ती है। अधिविक्र ग्रंथि इत्यादि, ये सब क्या करती है? ये अंतःस्राव ग्रंथि हुआ। वह ग्रंथि जो नलिका वहीन होती है, जिसमें नलिका नहीं होती है और जिसमें हार्मोन निकलता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अपना हार्मोन को सीधा रक्त में छोड़ती है। तो ये क्या करती है? जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि इत्यादि। बाह्यस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथियां जिनमें नालिकाएं पाई जाती हैं, और जिसमें क्या होता है? नालिकाएं पाई जाती हैं, और जिनसे मुख्य रूप से एंजाइम निकलता है। तो पहला तो देखें तो जिसमें ग्रंथि नहीं होता वो ब्लड में चल जाता है। तो लेकिन बाह्य ग्रंथि क्या है? वह ग्रंथियां जिनमें नालिकाएं पाई जाती हैं और जिनका मुख्य रूप से एंजाइम निकलता है उन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथि कहता है। इनका स्राव नलिकाओं द्वारा सीधे अंग तक पहुंचाता है। इनका नला क्या होता है? इनका जो स्राव होता है नलिका को सीधे द्वारा क्या होता है? अंग तक पहुंचाता है। जैसे यकृत, जठर ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि हो गया इत्यादि। ये सब ग्रंथि क्या करता है? सीधे किस में पहुंचाता है? तो ऐसी, तो यहाँ से वह ग्रंथि जिनके नलिका पाई जाती है और जिनका मुख्य रूप से एंजाइम निकलता है उन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथि। इनका स्राव नलिकाओं द्वारा सीधे अंग तक पहुंचाता है, वो खून में पहुंचाता था। और यह क्या है? जैसे यकृत हो गया, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि इत्यादि, ये सब। ठीक है,
यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑब्जेक्टिव में होगा हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। ठीक है, यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से है? तो यकृत, यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं। हमारे शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ उत्तर में दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव में पीयूष ग्रंथि यानी प्यूट्री ग्रंथि है ना, ग्लैड। तो पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर में हम लोग देखेंगे, 23 नंबर में ऑब्जेक्टिव में हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर के। ठीक है, 24 में 24 नंबर देखते हैं, हमारे शरीर के किस ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है? तो अग्नाशय, अग्नाशय इसे मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन और पाचक एंजाइम दोनों का स्राव करता है। तो ये क्या करता है? दोनों चीज का स्राव करता है। निम्न का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो देखिए, विभिन्न पोषक तत्व के पाचन करने के लिए मुख्य एंजाइम निम्नलिखित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? टायोलिन पाया जाता है। ठीक है, एमोलाइज हो जाता है। प्रोटीन में क्या है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन है ना, और रेनिन है ना। बच्चों में रेनिन पाया जाता है, बच्चों में दूध के पाचन करने के लिए। बसा कुछ में लाइपेज बसा को पचाता है। ये सब क्या करता है? ये पाचक एंजाइम ये सब मिलकर क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर में भोजन को पाचन के करने की क्रिया करता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य का दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य का दांत कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के हो गए। तो चारों के बारे में देखें, कीदृक कार्य, इसका कीदृक का कार्य क्या है? कींद्रक है ना, कार्य भोजन को काटना। ये कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कीदृक का काम क्या है? भोजन को काटना, कीदृक इसका चांद है। उसके बाद रोदनक, रदनक कार्य, इसका कार्य क्या है? भोजन को फाड़ना। कुल संख्या 4 है, कुल संख्या 4 है। अर्घचर्वार्णक कार्य भोजन के कुचलने तथा पीसना। कुल संख्या 8 है। चौवनर्क है ना, चौवर्ग कार्य भोजन के चबाना, कुचलना तथा पीसना। कुल संख्या 12। दांतों की स्थिति की चक्र रेखा, कर्तनर्णक है, ये कतर्णक है, ये रदनक है, अग्र चर्वक है, यहाँ चर्वक है, अग्र चर्णक है, रदनक है और कंदरक है। ये सब क्या है? दांतों की स्थितियां। ठीक है, अपने बच्चे अपने कॉपी में यह पर जबड़े के साफ चित्र बनाकर चारों ओर के दांत की स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे? मुख की करेंगे। यहाँ से क्या करें? दांतों से जुड़े मुख्य तथ्य की फैक्ट। मनुष्य में कुल अस्थाई दांत 32 होते हैं। मनुष्य में कुल कितने अस्थाई दांत होते हैं? 32 होते हैं। मनुष्य में कुल अस्थाई दांत 20 होते हैं। दूध का दांत कब संख्या 20 होता है? दूध का दांत प्लस अस्थाई दांत होता है। दूध का जो दांत होता है वो अस्थाई नहीं होता, एक समय के बाद वो क्या करता है? खत्म हो जाता है। यहाँ लार ग्रंथि या लाल ग्रंथि किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती हैं? लाल ग्रंथि या लाल ग्रंथि किसे कहते हैं? तो यहाँ से देखेंगे, लार ग्रंथि या लाल ग्रंथि किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती हैं? तो जिन ग्रंथियों से लार का स्राव होता है उन्हें लार ग्रंथि कहती हैं। तो जिन ग्रंथियों से क्या होता है? लार का स्राव होता है, उन्हें लार ग्रंथि कहते हैं या लाल ग्रंथि भी कहते हैं। लार ग्रंथि या लाल ग्रंथि कहते हैं। हमारे मुख गुहा यानी मुंह, माउथ में 3 जोड़ी यानी कुल संख्या कितनी है? 6 लार ग्रंथि पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। पेरोडिएटिट ग्रंथि, सोर्बोमोर ट्यूबुलर ग्रंथि और सबोलिंगुअल ग्रंथि है ना। तो ये हमारे क्या होता है? शरीर के अंदर पाया जाता है, यानी मुंह के अंदर पाया जाता है। हमारी लार ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? उनका कार्यों को लिखें। हमारी लार यानी स्लैब में मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन और हानिकारक कीटाणुओं को रक्षा करने के कार्य करता है। टायोलिन या लार इमलाइज है पहला कार्य। या भोजन में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मीट को सरल शक्कर माल्टेज में बदलने यानी पचने का कार्य करता है। दूसरा क्या है? लाइपेज क्या है? यहाँ देखेंगे, लाइपेज कार्य
लाइसोजाइम कार्य। यह एक कीटाणुनाशक एंजाइम होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन के साथ मुख गुहा में प्रवेश करने वाला हानिकारक जीवाणुओं यानी जीवाणु, बैक्टीरिया और कीटाणु को नष्ट करना है। और ये क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। हमारे आहार नल के अवशोषी अंग किसे कहते हैं? तो ओपोडिक्स को कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषी। हमारे आहार नल का अवशोषी अंग किसे कहते हैं? ओपोडिक्स का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। प्रोटीन का पूर्ण पाचन के बाद किसमें का निर्माण होता है? प्रोटीन को जब पूर्ण पाचन हो जाता है तो उसके बाद किसका निर्माण? अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, वसा फैट का पूर्ण पाचन के किस का निर्माण होता है? पूर्ण, तो वसीय अम्ल का तथा गेलिसरोल का निर्माण होता है। दो चीज का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन के बाद किसका निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का। रासायनिक सूत्र होता है 6C6H12 और O6। इसका पूर्ण निर्माण होता है। मानव के पाचन तंत्र को संक्षिप्त वर्णन करें। तो मानव का पाचन तंत्र मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनता है। तो मानव का जो पाचन तंत्र है मुख्य रूप से कितने भागों में बनता है? दो भागों में मिलकर। पहला आहार नल है ना, तो इसे जो मुख से लेकर गुर्दा तक फैली एक लंबी नली होती है। और जो कहाँ होता है? तो ये मुख्य भाग मानव का जो मानव तंत्र है। पहले यहाँ से हम लोग देख लेते हैं मानव के पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करें। तो मानव का जो पाचन तंत्र है मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। आहार नल, जो मुख गुहा से लेकर गुर्दा द्वार तक फैली एक लंबी नली होती है। उसके बाद संवर्धक पाचक ग्रंथि है ना, जो भोजन पचाने के लिए पाचक रस और एंजाइम स्रावित करता है। तो ये दो भागों में बांटा गया। पहला नंबर है जो मुख गुहा से लेकर कहाँ तक? गुर्दा तक फैली नली होती है। और संवर्धक पाचक ग्रंथि जो भोजन पचने के लिए पाचक रस का एंजाइम का स्रावित करती है ना। अब आहार नल का कार्य देख। आहार नल के मुख्य भाग है ना, मुख गुहा यानी माउथ या बैकल कैविटी कहते हैं। भोजन के पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। और कहाँ से हो जाती है? मुख यानी मुंह से शुरू हो जाती है। मुख में दांत भोजन को चबाकर छोटा करता है। मुख से क्या करता है? दांत को दबाकर छोटा करता है। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने तथा स्वाद का ज्ञान कराने का कार्य करता है। जीभ क्या करता है? जीभ जो है भोजन को लार के साथ मिलाने का तथा स्वाद के ज्ञान करवाने का कार्य करता है। लाल ग्रंथि से निकलने वाली लार में उपस्थित एंजाइम जैसे टायोलिन कार्बोहाइड्रेट को पाचन शुरू कर देता है। और ये क्या करता है? पाचन शुरू कर देता है। ठीक है, तो यह मुख गुहा होगी। ग्रास नली, यह लगभग 25 सेमी लंबी एक सक्रिय नली होती है। और क्या होता है? ये लगभग 25 सेमी लंबी एक सक्रिय नली होता है। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता। और इसमें कोई भोजन का पाचन नहीं, यह केवल भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है। और ये क्या करते हैं? मुख गुहा से लेकर क्या करते हैं? भोजन को पचाने का मार्ग प्रदान करती है। इसकी दीवार में होने वाले क्रमोसंकुचन गति को कारण भोजन नीचे खिसकता है। कर्मूचन कार्य क्या करता है? कर्मकुचन कार्य भोजन नीचे की ओर खिसकता है। अमाशय, यह आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को एकत्रित करने वाली एक जो जे आकार की थैली संरचना है। यहाँ लगभग भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। और क्या कर रहा है? यहाँ से 3 से 4 घंटा रहता है। इसकी दीवारें में उपस्थित जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। और इसकी दीवारों से क्या करता है? जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, पेप्सिन, प्रोटीन, पाचक एंजाइम और स्लेम मेक्यूस होता है। उसके बाद यहाँ से क्या है? अमाशय से कहाँ जाता है? उसके बाद छोटी आंत में। छोटी आंत, स्मॉल स्टाइन्स, यहाँ आहार नल के सबसे लंबा भाग है। यह छोटी आंत जो है यह आहार नल का सबसे लंबा भाग है, लगभग 6 मीटर है। यहाँ भोजन के पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। यकृत से आने वाला पित्तरस और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस इसी भाग में मिलता है। इसकी आंतरिक दीवार पर अंगुली जैसी संरचना बिली पाई जाती है, जो पचे हुए भोजन को सोखकर रक्त में पचाती है और भोजन को रक्त में पचाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग छठा में चलेंगे। बड़ी आंत, छोटी आंत से बचे हुए भोजन अपचित भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य अपचित भोजन कचरे में से अतिरिक्त जल, वाटर और खनिज लवण को अवशोषण करना है। ठीक है, अवशोषण करना है।
इसके बाद गुर्दा, बड़ी आंत के अंतिम भाग मलाशय, मलाशय रेक्टम कहलाता है, जो अपचित ठोस कचरे अस्थायी रूप से जमा रहता है और समय समय पर गुर्दा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे बाह्य क्षेपण कहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, मनुष्य का जो रेखिक तंत्र है, जितना हम पढ़ाए उसके बारे में यहाँ हम समझेंगे। ये क्या है, मानव का पाचन तंत्र का रेखाचित्र। तो पहले हम लोग भोजन कहाँ लेते हैं, मुख गुहा में। मुख गुहा में क्या निकलता है, लार ग्रंथि। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। यहाँ से भोजन हम लोग दांत से क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और काटते हैं, और ये 25 मीटर सेंटर यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से जाता है हमारा भोजन किस में, अमाशय में। अमाशय में कौन से 3 से 4 घंटा रहता है, 3 से 4 घंटा रहता है, और इससे पित्ताशय से ग्रंथि निकलता है, यकृत से भी निकलता है। उसके बाद अग्नाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जानता है। यहाँ छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद बड़ी आंत में क्या होता है, प्रोटीन और खनिज का प्रोटीन और को अवशोषण होता है। उसके बाद कहाँ जाता है, मलाशय से। मलाशय से उसके बाद क्या होता है, गुर्दा से। गुर्दा से क्या होता है, फिर गुर्दा से क्या करता है, वहां से क्या करता है, बाहर गुर्दा द्वारा क्या होता है, भोजन वहां से क्या हो जाता है, फिर बाहर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होता है, और जितना हमने ऊपर में बताया वही सब प्रक्रिया इसमें होता है। ठीक है।